नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। चुनाव में मोदी गारंटी। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कमल खिलने पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए जीत की बधाई दी है। सीएम योगी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मिली जीत बताया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 4 राज्यों के चुनाव परिणामों में 3 राज्यों में बीजेपी की भारी हैट्रिक लगना मोदी की गारंटी पर जनता के विश्वास की गारंटी है। सीएम ने इस जीत पर भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं और सम्मानित मतदाताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही राजस्थान की जीत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि वीरभूमि राजस्थान में बीजेपी की भारी मतों से विजय की समस्त कर्मठ कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं सम्मानित राजस्थान वासियों का अभिनंदन। ये ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व, लोक कल्याणकारी विजन एवं नीतियों और समग्र विकास के संकल्प के प्रति राजस्थान के नागरिकों के अटूट विश्वास का प्रतीक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश में बीजेपी के जीत की बधाई देते हुए एक्स अकाउंट पर लिखा कि मध्य प्रदेश में विराट विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व के प्रति अटूट जन विश्वास की मुहर है। डबल इंजन सरकार के सुशासन, सुरक्षा और विकास को समर्पित इस जीत की सभी प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं एवं सम्मानित प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स अकाउंट पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की विजय की सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सेवा, सुशासन, विकास और सामाजिक न्याय को समर्पित इस विजय के लिए छत्तीसगढ़ वासियों का हार्दिक अभिनंदन। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तेलंगाना में बीजेपी के प्रदर्शन को समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का सुफल बताया। उन्होंने कहा कि सेवा, सुशासन और राष्ट्रवाद को अपना समर्थन देने वाले ऊर्जावान तेलंगाना वासियों का अभिनंदन एवं कर्मठ कर्मचारियों का और कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। ब्रजेंद्र जी, 4 राज्यों के चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद में बीजेपी ने 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरे की वजह से बताया, उनका अभिनंदन भी किया। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जाहिर तौर पर इसमें कोई शक की बात नहीं कि जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी ने बढ़त ली है, और बढ़त ही नहीं, बाकायदा इन 3 राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ी बात है। और यही नहीं माना जा रहा है कि 2024 में, यानी कि अगले साल जो चुनाव होंगे, उसकी एक कहा जाए कि पृष्ठभूमि तैयार हुई है। और ये पृष्ठभूमि दोहराई जाएगी 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि आज जिस तरह से पीएम ने सब अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दी और एक लंबा स्पीच दिया, उस स्पीच में उन्होंने जहां एक तरफ जो भी ऑपोजिशन पार्टीज है, यानी कि विपक्ष के खिलाफ तो अब अपने कड़े तेवर दिखाए ही, और साथ ही उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। खासतौर पर पीएम ने कहा कि कई ऐसी जन कल्याणकारी यानी कि वेलफेयर स्कीम्स जो जो गवर्नमेंट की तरफ से शुरू की गई हैं, इसकी भी इन सब चीजों का एक बड़ा रोल और इनकी एक बड़ी भूमिका रही है कि मतदाता को सिर्फ रिझाया नहीं गया, बल्कि मतदाताओं में एक नया भरोसा बहाली की कवायद इन जन कल्याणकारी योजनाओं के थ्रू हुई है। तो जाहिर तौर पर पीएम ने यह भी कहा, और पीएम ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, यानी कि मोदी कह रहे हैं कि विकास कार्य होंगे और गुड गवर्नेंस होंगे तो होंगे। यानी कि मोदी ने कहा कि अब 2024 में इसी तरह की दोबारा जो पुनरावृत्ति हो, वो यही एक बड़ी अहम बात होगी। तो जाहिर तौर पर पूरी तरह से कहा जाए कि एक क्लीन स्वीप रहा 3 स्टेट्स में, और 3 स्टेट्स में जिस तरह से बीजेपी को पूरी जीत मिली, तो बीजेपी ने बता दिया। और विपक्ष के तमाम जो कहा जाए कि तमाम जो लामबंदी थी और तमाम जो एक तेवर दिखाई दिए थे, उन सब को काटते हुए जिस तरह से मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और खासतौर पर कहा जाए कि राजस्थान में जिस तरह से बीजेपी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, जाहिर तौर पर एक बड़ी बात है। जी ब्रजेंद्र जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने तेलंगाना में बीजेपी के प्रदर्शन को समर्पित कार्यकर्ताओं और अथक परिश्रम और सुफल बताया है उन्होंने, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, जहां तक तेलंगाना की बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि योगी आदित्यनाथ वहां गए थे, कैंपेन भी किए थे। और इससे पहले यानी कि 2018 में जो वहां के विधानसभा के चुनाव थे, उस दौरान वहां बीजेपी को महज 2 सीट मिली थी। तो इस बार काफी बढ़त मिली है। और यही नहीं माना जा रहा कि साउथ यानी कि दक्षिण के जो तमाम राज्य है, वहां पर किसी भी स्टेट्स में बीजेपी की अपनी सरकार नहीं है। तो ऐसे में अब 2024 के चुनाव की पृष्ठभूमि तेलंगाना चुनाव प्रचार के दौरान की गई है। और जिस तरह से सीएम आदित्यनाथ ने जो प्रचार किया और जिस तरह के एक कहा जाए कि बीजेपी के सपोर्ट में मतदाताओं के में एक पैठ भी बनाई, एक माहौल बना, तो माना जा रहा है कि 2024 में जो चुनाव होंगे उस दौरान साउथ के स्टेट्स यानी कि जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, वहां भी बीजेपी को बढ़त मिलेगी और पहले से ज्यादा बीजेपी की स्थिति उस पूरे राज्य में स्ट्रांग होगी। जी ब्रजेन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल कर ली है, तो वहीं अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, लोकसभा चुनाव में ये जो देखिए सबसे अहम बात है कि आज पीएम ने जो अपना स्पीच दिया, करीब 1 घंटे से ज्यादा लंबा स्पीच रहा। और इस स्पीच में पीएम ने वो तमाम बातें कही जिसकी आधार और बुनियाद यानी कि आज जिस तरह से 3 राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है और जिस तरह से प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है, तो ये कहा जा रहा है कि पीएम ने ये भी खासतौर पर और इस बात पर जोर भी दिया कि 2024 की जो लोकसभा चुनाव होगी उसकी बुनियाद तय हो गई है और बुनियाद उसकी नींव पड़ गई है। तो जाहिर तौर पर अब 2024 में जो आगामी लोकसभा के चुनाव होंगे, उस दौरान जो 3 अहम राज्य हैं यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा और एक माना जा रहा है कि बीजेपी के सपोर्ट में एक अंडर करंट भी रहा है, क्योंकि इसमें कोई शक की बात नहीं कि शुरुआती दौर में माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कहा जाए कि उतनी स्थिति मजबूत नहीं है और हो सकता है दोनों में कांटे की टक्कर हो और कांग्रेस थोड़ा एज ले, लेकिन ये पूरा उलट रहा। और यही इस स्थिति राजस्थान में भी दिखाई दे रही थी कि जितनी बढ़त और जिस तरह से क्लीन स्वीप बीजेपी करेगी, ये इस तरह का काफी हद तक बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। तो जाहिर तौर पर अब ये पूरी तरह से देश में साफ है कि आवाम के बीच में मोदी की जो छवि अब भी बरकरार है और अभी बीजेपी के जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, कोई भी जो जन कल्याणकारी योजनाएं बीजेपी और खासतौर पर गवर्नमेंट की तरफ से जो चलाई जा रही है, उसकी कहा जाए कि उसका जो रिजल्ट जरूर है। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि इस बार महिला मतदाता भी खास तौर पर कहा जाए कि काफी बढ़ चढ़कर उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया है और महिलाओं के कल्याण के लिए और जो विमेन वेलफेयर स्कीम्स जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो चलाई गई, उसका फायदा बीजेपी को इस चुनाव में मिला है और मतदाताओं खासतौर पर महिला मतदाताओं में काफी भारी उत्साह दिखाई दिया और उन सब ने बढ़ चढ़कर बीजेपी के सपोर्ट में वोट दिया है, जो जाहिर तौर पर रिजल्ट में दिखाई दिया है। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि अब 2024 की चुनाव की नींव पड़ी है और इसी बुनियाद पर कहा जाए कि बीजेपी जाएगी और माना जा रहा है कि बहुमत के साथ एक बार फिर जो पीएम ने कहा है, खासतौर पर इस बात का जोर भी दिया कि अब 2024 में एक पूर्ण बहुमत के तौर पर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आएगी। तो ये बड़ी बात है और बीजेपी के लिए राहत की भी बात है। तीन जो स्टेट्स हैं वहां चुनाव जीतना और गवर्नमेंट फॉर्म करना और एक 2024 के चुनाव की बानगी भी है। जी ब्रजेन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मोदी की गारंटी पर लगी जनता के विश्वास की गारंटी, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, तो क्या वजह रही कि तेलंगाना में हार की? देखिए, मोदी की गारंटी है जो आज पीएम ने भी कहा और यही नहीं, सीएम ने जो ट्वीट किया, जो एक्स पे लिखा है, उसमें भी इस बात का जोर दिया गया है कि मोदी की गारंटी यानी कि मोदी ने जो कहा है चुनाव के दौरान, जो योजनाएं किया, जो भरोसा दिया, वो कहा जाए वो पूरी तरह से जो काम उन्होंने कहा था वो वादा पूरी तरह से निभाया है। तो पीएम ने कहा है कि और इसी वादे निभाने की वजह से ही देश की आवाम और खासतौर पर कहा जाए कि 3 जो स्टेट्स हैं जहां पर बीजेपी के ने गवर्नमेंट बना रही है, वहां की आवाम ने पूरी तरह से बीजेपी को सपोर्ट भी किया है और पीएम के फेस पर और पीएम के जन कल्याणकारी जो योजनाएं रही हैं उन सब पर मुहर
ये तो जाहिर तौर पर एक बड़ी जीत भी है और इसमें कोई शक की बात नहीं कि 2024 में जो आगामी चुनाव होंगे उसकी पृष्ठभूमि भी तैयार हुई है, नींव भी डली है, बुनियाद भी तय हुई है और इसी बुनियाद पर आगे जा कर पूरी उम्मीद है जिस तरह से पीएम ने कहा कि 2024 के चुनाव में इससे भी प्रचंड जीत की उम्मीद है आवाम से। तो आवाम पर भरोसा पीएम ये बीजेपी ने भी किया है और आवाम का भी बीजेपी के जो स्कीम्स आए हैं और खासतौर पर पीएम का जो एक चेहरा है और पीएम के प्रति एक अंडर करंट यानी बीजेपी और खासतौर पर कहा जाए कि मोदी के सपोर्ट में एक अंडर करंट पूरे देश में जिस तरह से दिखाई दे रहा है, ये जाहिर तौर पर 2024 के चुनाव में इसकी कहा जाए कि ये पूरी तरह से फलीभूत होगा। जी ब्रजेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बढ़ते हैं आगे। 4 राज्यों के चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद में बीजेपी ने 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मरी नेतृत्व और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी प्रचंड विजयश्री का आशीर्वाद मिला है। आपको बता दें कि 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, जिसको लेकर सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार व्यक्त किया है और साथ ही नेतृत्व के कारण ही इन्हें जीत मिली है और सभी कार्यकर्ता पीएम नरेंद्र मोदी को बीजेपी की प्रचंड जीत का आधार मान रहे हैं और साथ ही उनका आभार भी व्यक्त किया और साथ ही ट्वीट के जरिए लगातार आभार भी व्यक्त किया जा रहा। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये ट्वीट की हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया जा रहा और साथ ही उसमें कहा भी गया है कि जनता का विश्वास, राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री मार्गदर्शन में भी बीजेपी को राजस्थान के साथ में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रचंड विजय का आशीर्वाद मिला है। और ट्वीट के जरिए लगातार तस्वीरें भी पोस्ट की जा रही, ट्वीट भी किए जा रहे हैं, ट्वीट का दौर लगातार जारी है। तो उसी में 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत का आधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माना जा रहा और उन्हीं के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा गया और सभी कार्यकर्ता ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी कह रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि 3 राज्यों में प्रचंड जीत हुई है, जिसको लेकर लगातार ट्वीट का सिलसिला भी जारी है और मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में मतगणना भी हुई, जिसपे विजयी रहे और साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जीत हुई है, जिसको लेकर लगातार ट्वीट का सिलसिला भी जारी है। आपको बता दें कि 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कमल खिलने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीत की बधाई दी है। तो साथ ही आपको बढ़ते हैं आगे और भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया, उनके कार्यों को भी याद किया। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। आपको बता दें कि भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे और साथ ही सीएम योगी ने माल्यार्पण किया और उनके कार्यों को याद किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पावन जयंती है। इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चले आजादी के आंदोलन में गांधी जी के एक अनुयायी के रूप में पूरे आंदोलन को उन्होंने पग पग पर नेतृत्व प्रदान किया।
स्वतंत्र भारत के लिए जब संविधान निर्माण का कार्य होना था तो भारत माता के इसी सपूत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में ही भारत के संविधान निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हुई और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यह अपना संविधान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। विश्व दिव्यांग दिवस का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि कृत्रिम अंग उपकरण वितरण कार्यक्रम हुआ जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। विश्व दिव्यांग दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और साथ ही ये कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया गया जहां पर कृत्रिम अंग उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहुंचे और संबोधित भी किया और साथ ही यहां पर विश्व दिव्यांग दिवस पर लोगों को सम्मानित भी किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें लखनऊ की हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया है। दुनिया भर के दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए विकलांग से उन्हें एक नया शब्द दिव्यांग दिया। यह जो शब्द है अपने आप में एक सम्मान है। हमारा दृष्टिकोण दिव्यांगजनों के प्रति किन्हीं कारणों से अगर कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक अपरिपक्वता की स्थिति में है, उन स्थितियों में उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक पूर्ण होना चाहिए और उसी सहानुभूतिपूर्ण व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने नाम के उच्चारण के साथ इस व्यवस्था को जोड़ करके विकलांग को दिव्यांग शब्द कह करके उनके प्रति सम्मान और समाज की सहानुभूति व्यक्त करने का एक माध्यम बनाया। आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोग विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के साथ जहां यहां पर एकत्र हुए हैं, वहीं यहां पर राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण सम्मान समारोह जो विभिन्न महानुभावों को, स्वैच्छिक संगठनों को आज यहां पर प्राप्त हुए हैं, उन सबको भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो भी लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि सचमुच नर सेवा नारायण सेवा। जो लोग अपने परिवार के माध्यम से ही उपेक्षित हो जाते हैं, जिनके प्रति कभी कभी समाज का दृष्टिकोण भी हमें उपेक्षात्मक दिखता है, अगर कोई व्यक्ति और कोई संस्था या कोई संगठन निस्वार्थ भाव के साथ उनके उत्थान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए कार्य कर रहा है, और सचमुच अभिनंदनीय है। और राज्य पुरस्कार वितरण के आज के इस कार्यक्रम में ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है। मैं इस अवसर पर उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरा मानना है कि सरकार के सहायता को अगर समाज के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से दिव्यांग जनों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचा दिया जाए तो वह प्रतिभा से भरपूर है। वह स्वयं ही समाज का मार्गदर्शन
कर सकता है, ये सामर्थ्य उसके अंदर है। लेकिन समय पर इन कदमों को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, और उन प्रयासों को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो उसके सार्थक परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम देश में लागू किया था, और इस कड़ी में राज्य सरकार द्वारा भी अधिनियम को पूर्ण रूप से अंगीकृत करते हुए प्रत्येक स्तर पर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एक वैधानिक व्यवस्था भी इसके लिए दी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से चयनित 242 सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में संबोधन करने के साथ साथ क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सबसे उर्वरा भूमि है, अगर उसके लिए कृषि के लिए सिंचाई न हो, पशुधन के लिए पेयजल की व्यवस्था न हो, मनुष्यों की आबादी के लिए पेयजल की सुविधा न हो, वीरान हो जाएगा, जंगल हो, यानी एकदम बंजर जैसा हो जाएगा। हमें एक और पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति करनी है, लेकिन साथ साथ एक एक बूंद पानी की, चाहे वह वर्षा का पानी हो, चाहे वह उपयोग होने वाले पानी के एक एक बूंद का उपयोग करते हुए उसका संरक्षण भी करना, उसका उचित नियोजन भी करना। ये दोनों कार्य आपके होने चाहिए और आपके माध्यम से इसकी उचित ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक अभियान प्रारंभ किए। अटल भूजल योजना प्रदेश के अंदर उसी प्रकार की एक योजना है। चेक डैम का निर्माण भी करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी अनेक प्रयास प्रारंभ हुए हैं, और इन प्रयासों में हमारा भी अपना योगदान होना चाहिए। केवल सहायक टेक्नीशियन, बोरिंग सहायक टेक्नीशियन के रूप में ट्यूबवेल को ऑन करना, ट्यूबवेल को ऑफ करने तक ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जल के संरक्षण और उचित नियोजन की व्यवस्था के साथ हमें स्वयं भी जुड़ना होगा और लोगों को भी जोड़ना होगा। अगर हम लंबे समय तक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो याद रखना कि इसका लाभ भी मिलेगा, और उत्तर प्रदेश को प्रकृति और परमात्मा की जो असीम कृपा मिली है, यह इस अमूल्य संपदा जल के कारण ही मिल पाई है। और याद रखना, जल के बगैर तो जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती, आज के समय में मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जब वर्षा देर में आती है तो हमारे पास जल है, हम उसका उपयोग करके खेती बाड़ी अपना सफलतापूर्वक कर लेते हैं। इसी बार में देख रहा था, गत वर्ष भी देख रहा था, मानसून लेट में आया, लेकिन लोगों ने धान की बेठौनी समय पे प्रारंभ कर दी थी। कारण है उनके पास सिंचाई के साधन थे, कहीं नहरें थी, कहीं पे ट्यूबवेल थे, कहीं पे अन्य सुविधाएं थी। परिणाम है सामान्यतः प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में किसानों को बहुत संकट नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि बिजली की आपूर्ति भी हो रही थी, ट्यूबवेल भी चल रहे थे, नहरों में पानी भी था। तो हर वहीं रिगालिया रिजॉर्ट बैंक्वेट हॉल का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया और स्थानीय लोग भी यहां पर मौजूद रहे। सरकार आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क के रूप में, रेल के रूप में, मेट्रो के रूप में, या कोई अच्छा कारखाना, कोई अच्छा हॉस्पिटल, कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज बना करके देती है, दे सकती है। लेकिन निवेश वह भी है जो निजी क्षेत्र में किसी के द्वारा कोई प्रतिष्ठान खोलकर, दुकान खोलकर, कोई मॉल खोलकर, कोई उद्योग लगाकर, कोई हॉस्पिटल बनाकर, कोई इस प्रकार के बैंक्वेट हॉल बना करके, कोई होटल बना करके दिया जाता है, क्योंकि यह ढेर सारे लोगों को रोजगार के साथ जोड़ता है। और आज के समय में
व्यक्ति सरकार पे निर्भर न होकर के अपने स्तर पर न केवल आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ रहा है, बल्कि 10 नए लोगों को भी आर्थिक रूप से सफल प्रदान कर रहा है, उनकी रोजी रोटी चला रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयास होना चाहिए और इसका स्वागत किया जाना चाहिए, हर स्तर पर स्वागत होना चाहिए। वास्तव में मैं जब संजय सिंह को देखता हूं, वो ब्लॉक प्रमुख हैं और उनके परिवार के साथ हमारा संबंध आज से नहीं, बहुत पहले से, बहुत प्राचीन उससे। जब भी हम लोग सरहदी की तरफ जाते हैं तो इसी परिवार में वहां बैठते हैं। आज से नहीं, महाराज जी 5 बार मानीराम विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे और तब भी सरहदी में उन्हीं का परिवार था जहां पर लोग बैठते थे, जाते थे। मैं भी जब सांसद बना तो सरहदी क्षेत्र में आसपास के गांवों के लिए वो एक ठिकाना होता था जहां पे लोग बैठते थे। लेकिन अपनी सहजता, अपनी सरलता को उन्होंने नहीं छोड़ा। अपने स्वयं, अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, अपनी मेहनत से आगे बढ़े और आज उसका परिणाम है कि ब्लॉक प्रमुख भी है और साथ साथ सिटी के अंदर भी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देकर के लोगों की सुविधा के तमाम प्रकार के कार्यक्रम है, मांगलिक कार्यक्रम है और भी अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के वे आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर का जब नवसृजित ब्लॉक भरोइया आया तो भरोइया में हम लोगों के सामने था ब्लॉक प्रमुख कौन बनेगा। तो सरहदी गांव भी उनके ही किसी ब्लॉक विकास खंड के अंदर आया। तो हम लोगों को लगा कि सबसे उपयुक्त नाम संजय सिंह हो गया और मुझे प्रसन्नता है कि उस ब्लॉक का पहले ब्लॉक प्रमुख के रूप में वह बेहतरीन तरीके से उस पूरे विकास खंड के लोगों में विश्वास पैदा हो। ये सेवा अपने आप में सेवा का प्रतीक है और वो विश्वास वहां पर है। जनता से जुड़े हुए कार्यों की प्रति रुचि लेना, विकास के कार्यों की प्रति रुचि लेना, जनता के साथ जुड़ाव रखना, विकास के कार्यों के साथ साथ व्यवसाय के प्रति भी उतनी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।